बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 टॉपिक 1.2 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हमने ओरल कैविटी तक कवर किया था। आज हम फेरेंस और एसोफेगस इस टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर करें और मिलकर पढ़ें बायोलॉजी विद मी। फेरेंस एंड ऑसोफेगस। फेरेंस इज़ अ शॉर्ट ट्यूब लाइक पार्ट बिहाइंड ओरल कैविटी। अब फेरेंस क्या है? खुराक हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखी तो वो पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। अब फेरेंस क्या था? हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा ओरल कैविटी, जो माउथ की कैविटी है, जहाँ से हमने जब वो खुराक को निकला तो सबसे पहले वो जिस पोर्शन में गई ऑसोफेगस से जाने से पहले, वो उसे कहते हैं फेरेंस। वो एक छोटी ट्यूब है पार्ट बिहाइंड ओरल कैविटी। इट कनेक्ट्स ओरल कैविटी टू ऑसोफेगस, जो कि ओरल कैविटी को, माउथ को और खुराक की नाली ऑसोफेगस को आपस में जोड़ती है। एंड आल्सो कनेक्ट नोज टू विंड पाइप। और साथ ही साथ वो नोज और विंड पाइप यानी ट्रैकिया को भी जोड़ती है। तो इसीलिए फेरेंस इज़ अ कॉमन फॉर एयर पैसेजवे एंड फॉर फूड पैसेजवे। तो ये दोनों के लिए कॉमन ट्यूब है। द प्रोसेस ऑफ केमिकल डाइजेशन दैट स्टार्टेड इन ओरल कैविटी कंटिन्यू हेयर। अब जो केमिकल डाइजेशन थी खुराक की, वो तो शुरू हो गई आपके माउथ से ही, आपके मुंह से ही उसकी डाइजेशन शुरू हो गई। सलाइवा के ज़रिए और टीथ और टंग की ग्राइंडिंग और मिक्सिंग की वजह से डाइजेशन होना स्टार्ट हो गई। अब वही डाइजेशन कंटिन्यू रहेगी ऑसोफेगस में और आगे मजीद स्टमक और स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में। द प्रोसेस ऑफ केमिकल डाइजेशन दैट स्टार्टेड इन ओरल कैविटी कंटिन्यूज हियर। एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फेरेंस इज टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल इनटू द लंग्स। अब फेरेंस का सबसे अहम रोल यही है कि वो फूड पार्टिकल्स को लंग्स यानी फेफड़ों तक जाने से बचाती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फेरेंस वो कॉमन ट्यूब पाइप है जो फूड पार्टिकल्स और एयर दोनों के लिए कॉमन है। तो ये एक टाइम पे एक गेट का काम करेगी कि जब फूड की बारी है गुजरने की तो हवा नहीं गुजर सकेगी, जब हवा की गुजरने की बारी है तो फूड नहीं गुजर सकेगा। इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज टिश्यू कॉल्ड एपिग्लॉटिस। और इसमें टिश्यूज़ इन्वॉल्व हैं जो एक गेट का काम करते हैं, एक डोर का काम करते हैं, जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं, जो एक इलास्टिक कार्टिलेजिनियस टिश्यू से मिलकर बना होता है। कि जब हम व्हेन स्वेलोड फूड पासिंग थ्रू द फेरेंस, कि जब हम फूड को स्वेलो करते हैं, निगलते हैं और वो फेरेंस तक पहुँचता है, द टॉप ऑफ ट्रैकिया इज पुश्ड अप अगेंस्ट एपिग्लॉटिस। तो टॉप ऑफ ट्रैकिया यानी तो विंड पाइप है, उसका जो टॉप, उसका जो ऊपर वाला सिरा है वो मिलता है एपिग्लॉटिस से, जिससे जैसे आपको डायग्राम में शो होगा, जिससे वो मिलता है ऑसोफेगस से। और ऑसोफेगस से मिलने के बाद वो जो पाइप है, जो विंड पाइप है, उसका रास्ता ब्लॉक हो जाता है। और ब्लॉक होने के बाद जो फूड पार्टिकल है वो आपका, जो फूड पार्टिकल्स हैं वो ऑसोफेगस तक जाती हैं। तो ये जो डायग्राम में आपको जो ये चीज़ नज़र आ रही है, ये बेसिकली फेरेंस है। और ये फेरेंस है और ये फूड पार्ट, ये विंड पाइप है यानी हवा की नाली, और ये आगे कनेक्टेड है लंग्स के साथ। और ये जो पीछे ट्यूब नज़र आ रही है ये बेसिकली है फूड ट्यूब यानी ऑसोफेगस, और ये आगे कनेक्टेड है स्टमक के साथ। तो ये एक पूरा प्रोसीजर है फूड के पास होने का, गुजरने का। और फेरेंस का ये है फंक्शन कि वो फूड को प्रिवेंट करता है कि वो खुराक की वो विंड पाइप में ना चला जाए। व्हेन स्वेलोड फूड passes through the pharynx, the top of trachea is pushed against epiglottis. In this way, the opening of trachea closes and swallowed food passes over it. इस तरह वो ट्रैकिया की ओपनिंग बंद हो जाती है, फूड पाइप की जो ओपनिंग है वो बंद हो जाती है और फूड लंग्स में जाने की बजाय वो ऑसोफेगस में चला जाता है और ऑसोफेगस से वो गुजरता हुआ आगे स्टमक तक। उसके बाद है ऑसोफेगस। अब ऑसोफेगस क्या है? जो फूड पाइप है वो क्या चीज़ है? ये आपके सामने डायग्राम में आपको शो हो रहा है कि ये एपिग्लॉटिस जिसने कवर किया ट्रैकिया को और फूड आया ऑसोफेगस में। ये जो आपको लंबी सी नाली नज़र आ रही है और आगे ये स्टमक के साथ कनेक्टेड है, ये बेसिकली है ऑसोफेगस। और ये जो फूड पार्टिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं जो स्टेप बाय स्टेप आगे मूव कर रहे हैं, इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, जिसे कहते हैं बोलस। अब ये बोलस गुजरेगा, वो आगे इस पैराग्राफ में पढ़ते हैं तो उससे क्या, इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? सबसे पहले है ऑसोफेगस। ऑसोफेगस इज़ अ लॉन्ग ट्यूब अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितनी लंबी है ये? 25 सेंटीमीटर लंबी है, यानी तकरीबन 1 फुट से भी कम लंबी है। इट कनेक्ट्स द फेरेंस टू द स्टमक, जो कि फेरेंस और स्टमक को आपस में कनेक्ट करती है। व्हेन फूड एंटर्स द ऑसोफेगस, सक्सेसिव वेव्स ऑफ कंट्रैक्शंस आर जनरेटेड इन इट्स मस्कुलर वॉल्स। अब जब फूड बोलस की शक्ल में अब एंटर हो गया ऑसोफेगस में, तो जो उस कैनाल, उस पाइप की जो दीवारें हैं जो मसल से मिलकर बनी हैं वो कंट्रैक्ट होती हैं, यानी सुकड़ती फैलती हैं, जिससे एक मस्कुलर कंट्रैक्शन पैदा होती है और फूड आगे की तरफ धकेला जाता है वो उस मसल्स की कंट्रैक्शन की वजह से।
फूड अलॉन्ग द ओसोफेगस टू द स्टमक, और वो फूड पहुंच जाता है स्टमक तक। अब इस वेव लाइक कंट्रैक्शन को द वेव ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन नाम देते हैं पेरिस्टालिसिस का, कि जिस वेव लाइक मूवमेंट की वजह से वो फूड फेरन से गुजरता हुआ ओसोफेगस से गुजरता हुआ स्टमक तक आया और आगे मज़ीद वो गुजरेगा, उस कंट्रैक्शन को कहते हैं पेरिस्टालिसिस। अगर ये रिवर्स हो जाए, उल्ट हो जाए, तो उसे कहते हैं रिवर्स पेरिस्टालिसिस, और उसे हम नाम देते हैं वॉमिटिंग का, यानी उल्टी के आने का, यानी क्योंकि उसमें एक पूरा रिवर्स प्रोसेस हो जाता है कि स्टमक से हुराफ जो है वो दोबारा मुँह में आना शुरू हो जाती है। तो ये टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया फेरेंस और ओसोफेगस। इसमें डिफरेंट क्वेश्चन थे। पहले ओसोफेगस क्या है, यानी फेरेंस क्या है, एपिग्लॉटिस और उसका फंक्शन क्या हो सकता है, ओसोफेगस के बाद पेरिस्टालिसिस क्या है। तो ये तमाम डेफिनेशन इसमें पूछी जा सकती हैं। इस चैप्टर के और पूरी बुक के और 9th क्लास के भी बायोलॉजी के जो नोट्स हैं वो अभी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, वो जल्द ही आप तक पहुँच जाएंगे। तकरीबन 20 या 30 दिनों तक आपके पास वो पहुँच जाएंगे, जिसमें कंप्लीट चैप्टर्स के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मैंशनड होंगे, आप उससे भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ें और ध्यान से पढ़ें।